इक्वेशंस आईएएस, जैसा कि हमने एक पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें डिस्कस करा था कि हमारा एक इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आज से वो सीरीज जो हमने बोला था उसका पहला लेक्चर है। तो इंडियन पॉलिटी में हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जिसके हिसाब से ही कंट्री को गवर्न किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जैसा कि हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और 1949 तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा हमने 26 नवंबर 1949 को और कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। लेकिन इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो हमें समझना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा हम सारी चीजें समझते चलेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, और हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर चीजें जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, तो उन्होंने जो कानून बनाए थे उसी से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कि 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की गई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, एक रॉयल चार्टर था, रॉयल चार्टर ऑफ जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ब्रिटेन की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनका एक रॉयल चार्टर था। रॉयल चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था और इसको एक ट्रेड मोनोपोली मिली थी, ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया का मतलब है कि और किसी भी ब्रिटिश कंपनी को अलाउड नहीं था कि वो इंडिया में आके ट्रेड कर सके, एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पूरे इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और किसी को वो परमिशन नहीं मिली थी इंडिया में ट्रेड करने की। तो उसको एक ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर के थ्रू क्वीन एलिजाबेथ ने दी थी, ठीक है। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया के लिए इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों थे? क्योंकि इंडिया में देखिए, एक तो टी, चाय पत्ती की अगर हम बात करें, चाय पत्ती की हम बात करें, कॉटन की बात करें, इंडिगो की बात करें, स्पाइसेस की बात करें, इंडिगो कलर हुआ करता था, ब्लू कलर, ठीक है। कॉटन, टी, स्पाइसेस और भी कई चीजें थी। तो इन सारी चीजों को लेकर वो यहाँ पर इंटरेस्टेड थे। तो यहाँ से सस्ती चीजें ले जाकर अपनी कंट्री में, फिर वहां पर उनको, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी इन सारी चीजों की, तो वहां पर जाके उन्हें बेचना था, ट्रेड करना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसी पर्पज से बनाई गई थी और इसी पर्पज से इंडिया में आके ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। अब धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड जो है इंडिया के अदर पार्ट्स में बढ़ाती चली जाती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मेन चीजें हम स्टार्ट करेंगे 1756 में हुआ क्या। देखो 1756 में जो बंगाल का नवाब था, नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी। इनके बीच में कंट्रोवर्सी क्या थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर मुगल्स ने भी एक फरमान जारी किया हुआ था कि वो इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ के राजाओं को भी, राजा रजवाड़ा हुआ करते थे इंडिया में, तो उनको भी ट्रेड में फायदा होता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे प्राइजेस देती थी इन सारे प्रोडक्ट के, तो उनको भी फायदा होता था। 1756 में हुआ क्या, बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उस समय, सिराजुद्दौला, ठीक है। ऑब्जेक्शन क्या थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की ईस्ट इंडिया कंपनी से? कंप्लेंट्स थी। एक तो नंबर 1 कि नॉट पेइंग टैक्सेस, एक तो ये टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, ये जो भी ट्रेड कर रहे हैं टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस वजह से क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल के रेवेन्यू का काफी ज्यादा लॉस हो रहा था सिराजुद्दौला को। तो उनका कहना था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर ट्रेड कर रही है, टैक्सेस चोरी कर रही है, टैक्सेस पे नहीं कर रही है, करप्शन कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो बंगाल के रेवेन्यू का काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। दूसरा, अगर हम बात करें फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी, किलेबंदी मतलब किला बनाना, उसमें फिर अपने सैनिक वगैरह वो सब रखना हथियारों के साथ, फोर्टिफिकेशन बंगाल के अंदर, जबकि वहां पर बंगाल का नवाब है। तो सोचो किसी स्टेट में एक राजा है, उसी के अंदर एक किला कोई और कंपनी बना दे, तो उस राजा को अच्छा नहीं लग रहा था कि किलेबंदी हो रही है, वो इनसिक्योर फील कर रहा था। फोर्ट विलियम, कलकत्ता में एक जगह है फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्टिफिकेशन। उसके अलावा
बंगाल के नवाब की प्रॉब्लम्स क्या थी कि बंगाल के नवाब को कोई रिस्पेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल ही नहीं रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने हिसाब से चीजें चला रही थी और बंगाल के नवाब की कोई इज्जत ही नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी। ठीक है, वो कोई भी ऑर्डर जारी करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ध्यान ही नहीं देती थी उन चीजों पे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो मर्जी अपने हिसाब से चल रही थी, तो कोई रिस्पेक्ट जो है बंगाल के नवाब को नहीं मिल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑब्जेक्शन क्या थे, उनका व्यूज क्या थे कि इनकी जो डिमांड्स है वो अनजस्ट है, फालतू की डिमांड से परेशान करने की बात है कि बस इनका कहना था हमसे फालतू की डिमांड्स कर रहे हैं। एक तो ये इनका ऑब्जेक्शन था। उसके अलावा इनका ऑब्जेक्शन था कि एक्सपेंशन करने में ये टांग अड़ा रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस नहीं फैला पा रहे, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है और बंगाल के नवाब या ईस्ट इंडिया का ये जो सिराजुद्दौला है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, प्रॉब्लम्स इन एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो अब ये क्लैशेस बढ़ते चले गए। तो एक टाइम ऐसा रहा कि क्लैशेस बढ़ के इतने ज्यादा हो गए थे कि 1756 में, जून 1756 में क्या हुआ, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। एक ब्लैक होल ट्रेजेडी। स्टूडेंट्स ये सारी चीजें नोट डाउन करते जाना, ब्रीफ में पूरा पॉलिटी डिस्कस करने वाले हैं, इससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ, फोर्ट विलियम जो जगह थी, फोर्ट विलियम जहां पर फोर्टिफिकेशन चल रहा था, तो सिराजुद्दौला ने ऑर्डर दिया कि फोर्टिफिकेशन तो हमारे बंगाल में चलेगा नहीं, तो आपको ये जो है खाली करना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो खाली करा नहीं, तो सिराजुद्दौला ने ऑर्डर दिया कि फोर्ट विलियम के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। तो अपनी आर्मी भेजी और फोर्ट विलियम के ऊपर कब्जा करने के लिए, तो फोर्ट विलियम के ऊपर कब्जा भी किया और फोर्ट विलियम में एक 18x14 के कमरे में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे उनको एक 18x14 के कमरे में बंद कर दिया, 146 लोगों को, 146 पर्सन इन अ रूम। एक छोटा सा रूम था जिसमें 8-10 लोग ही आ सकते थे ज्यादा से ज्यादा, और 146 लोगों को गर्मी में, जून का महीना था, गर्मी में पूरा बंद कर दिया और लगभग 126 लोगों की, ऐसा माना जाता है 126 लोगों की डेथ होगी वहां पर सफोकेशन की वजह से। पूरी रात लोग बंद रहे। उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी गुस्से में तमतमा गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तमतमा गई। उन्हें लगा कि सबक सिखाना है सिराजुद्दौला को। अब सबक किस तरीके से सिखाना है सिराजुद्दौला को, सबक सिखाने के लिए क्या करा कि अटैक किया गया बंगाल के ऊपर और बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हुआ। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी ये हुआ था 1757 में। अब बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल। सिराजुद्दौला थे उस समय, सिराजुद्दौला। ठीक है, अब यहां पर ऐसा माना जाता है कि जो सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब थे, इनके पास लगभग 2.5-3 लाख की आर्मी हुआ करती थी। तो 2.5-3 लाख लोगों की आर्मी, और यहाँ पर 25-30 हजार की जो आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। उसके बावजूद भी ये बैटल हार गए। उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि ये विनर थे उस समय। उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि उस समय जो है मीर जाफर जो थे वहां पर कमांडर हुआ करते थे, कमांडर आर्मी के, बंगाल के नवाब के। तो कमांडर थे मीर जाफर। ठीक है, ये कमांडर हुआ करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालाकी क्या करी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की खासियत ये थी रूल करने के लिए कि ये चीजों को ना कभी ईगो में नहीं लेते थे। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा कि जो भी वॉर होती थी, जहां जरा सा ब्रिटिशर्स को लगता था कि हम हारने वाले हैं, तो तुरंत वो बोलते थे सॉरी सॉरी, माफ कर दो, तुम्हारी कंडीशंस मान लेते हैं और निकल जाते थे। तो ज्यादातर फिर दोबारा अटैक करते थे पूरी तैयारी के साथ। फिर अगर फिर से हारने वाले हैं, फिर बोलते थे सॉरी गलती होगी, माफ कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे। ठीक है, और जबकि इंडियन जो किंग्स थे तो वो ईगो पे लिखते थे। अगर उन्हें पता है वॉर हार रहे हैं तो नहीं, जान दे देनी है, वो कोई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं। तो ऐसे गलत तरीके से, ऐसे फालतू की तरीके, कोई मॉरल्स, कोई वैल्यूज ब्रिटिशर्स के उसमें नहीं थी। वो लड़ाई जीतने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी हद तक जाने को तैयार थे।
ठीक है। और इंडियन किंग्स जो ज्यादातर वो क्या होते थे, ईगो पे लेते थे और मॉरली करेक्ट रहने की कोशिश करते थे। तो ये एक रीजन माना जाता है कि कई वॉर्स इस वजह से ब्रिटिशर्स से हारे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ये जो कमांडर थे मीर जाफर, इनको एक प्रॉमिस करा कि देखो ये जो वॉर है इसमें आपको सिराजुद्दौला का साथ नहीं देना, सिराजुद्दौला वॉर में हारेंगे तो हम आपको जो है बंगाल का नवाब बनाएंगे। मीर जाफर इस लालच में उनकी बातों में आए और जब वॉर स्टार्ट हुई तो फिर मीर जाफर ने आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया ही नहीं, ठीक है। तो पता चला कि भाई मीर जाफर तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे हैं, तो मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को और इस वजह से बंगाल जो है वॉर हार गया। बैटल ऑफ प्लासी में विनर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये बहुत छोटी वॉर थी, 1.5-2 घंटे तक चली थी, ज्यादा लंबी वॉर नहीं थी, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन ये पपेट नवाब थे। पपेट नवाब का मतलब हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी वो बंगाल के नवाब को करना होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि पपेट नवाब जो है, जब पपेट नवाब को भी अपने लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों को लगता है तो पपेट नवाब है, इसके बस का तो कुछ है नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही सब कुछ चला रही है। तो जब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी तो उनको भी ईगो में लग रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि नहीं, कि मैं तो बंगाल का नवाब हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन होने वाली है। तो वो धीरे धीरे करके ना बंगाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को फिर नवाब बनाया। फिर मीर कासिम भी वही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे जो मीर जाफर क्रिएट कर रहे थे, और तब तक मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलने लगे कि गलती हो गई, सॉरी, दोबारा से मुझे बना दो। तो फिर दोबारा से फिर मीर जाफर आ गए थे, दोबारा से मीर जाफर को पपेट नवाब की फॉर्म में बंगाल में रख लिया था। लेकिन इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बात तो समझ में आने लगी थी कि हम पपेट नवाब बनाते रहेंगे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि फिर मीर जाफर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो हुआ क्या, 1764 में एक बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर हुई और बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर अटैक करा, क्योंकि हुआ क्या था कि बार बार जो पपेट नवाब थे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा पपेट नवाब से काम चलने वाला नहीं है, अब हम ही रूल करेंगे, किसी और को क्यों नवाब बनाना, अब चीजें अपने हाथ में ले लेंगे हम, ठीक है। तो उन्हें ये लगा और बैटल ऑफ बक्सर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को इंडिया में फर्म ग्राउंड में स्टैब्लिश करा, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से विनर थी और यहां से ब्रिटिशर्स ने अपने आप को इंडिया में फर्म ग्राउंड में स्टैब्लिश कर दिया, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल मानी जाती है, जिसके बाद से एक तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में रूलर बने। अब हुआ क्या कि अब ब्रिटिशर्स तो रूलर बन ही गए थे, तो 1765 से 72 तक बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब हम रूल भी करेंगे। तो ड्यूअल गवर्नेंस बंगाल में स्टार्ट हो गया, ड्यूअल गवर्नेंस बंगाल में स्टार्ट हो गया। और उस ड्यूअल गवर्नेंस में क्या था, एक तो दीवानी वाले राइट्स और निजामत, ठीक है। दीवानी का मतलब है सिविल, ये रेवेन्यू, ठीक है, और निजामत मतलब यहां पर लॉ एंड ऑर्डर। तो हुआ क्या, ड्यूअल गवर्नेंस किस तरीके से हो गया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, निजामत वाले राइट्स, वो बंगाल के नवाब के पास रहेंगे, और जो दीवानी रेवेन्यू वाला है, जहां पर मतलब टैक्सेस का कलेक्शन होना है, पैसा आना है, वो किसके पास रहेगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। तो हुआ क्या कि ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे बंगाल में ड्यूअल गवर्नेंस स्टार्ट हो गया, ठीक है। उस ड्यूअल गवर्नेंस में रेवेन्यू वाला जो भी टैक्सेस का कलेक्शन होगा, खजाना जो होगा बंगाल का, वो खजाना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा, सारे टैक्सेस का कलेक्शन उनके पास होगा, और लॉ एंड ऑर्डर, बाकी सारे काम बंगाल का नवाब देखेगा। अब प्रॉब्लम क्या थी इसमें कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके पास पावर्स तो थी लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पैसा ही पैसा आ रहा था, यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन इनको बाकी जो स्टेट के इश्यूज होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड, अलग अलग इश्यूज होते हैं, ठीक है, ट्रेड करना है, तो उसके लिए इनको पैसा चाहिए था, वहां से इन्हें पैसा नहीं मिल रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके पास बहुत सारी थी, ठीक है, लेकिन ऑथोरिटी, पावर नहीं थी इनके पास। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो पावर,
ठीक है, तो यहां पर क्या था, पावर्स विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पास पावर्स थी लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो इस वजह से ये जो टाइम पीरियड माना जाता है ना, जो ड्यूअल गवर्नेंस का टाइम पीरियड, यहां पर करप्शन बहुत हुआ। ये जो टाइम पीरियड है करप्शन बहुत हुआ, और उस वजह से क्या हुआ, करप्शन होने की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि वो ब्राइब वगैरह भी ले रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे, सर्वेंट्स थे, वो ब्राइब ले रहे थे लोगों से, और जो बंगाल का जो खजाना था उसमें कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन कंपनी के सर्वेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स है उनकी जेब में जा रहा था पैसा ज्यादातर। ठीक है, उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये जो टाइम पीरियड है, ईस्ट इंडिया कंपनी ना बैंकरप्ट होती जा रही थी, बैंकरप्ट होती जा रही थी, लेकिन जो सर्वेंट्स थे कंपनी के वो अमीर होते जा रहे थे, वो गिफ्ट्स लेते थे, ब्राइब लेते थे। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज, करप्शन और बहुत सारे इश्यूज यहां पर होने लगे। तो यहां पर लूट मची थी एक तरीके से, और वहां पर भूख से बनने वाले लोगों का नंबर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि गवर्नेंस ठीक तरीके से हो ही नहीं रहा था। तो हुआ क्या कि अब ये सारी बातें इंग्लैंड में पहुंच गई थी, और इंग्लैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इस तरीके से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स है बहुत पैसा कमा कमा के वहां पर इंग्लैंड लेकर आ रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट होती जा रही थी, उनका खजाना खाली होता जा रहा था। तो अब इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली किस चीज के लिए था, रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली था कंपनीज के जो अफेयर हैं, टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ कंपनी, टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ कंपनी। ठीक है, बेसिकली जो लूट मची हुई है, करप्शन है, ठीक है, कंपनी बर्बादी की कगार पे है, लेकिन सर्वेंट्स अमीर बनते जा रहे हैं, तो उन सारे जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, ताकि ये सारे इश्यूज ना हो, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक यहाँ पर रहना है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में रेगुलेटिंग एक्ट के जो फीचर्स हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, और आप रिविजन करते रहिए, इन सारी चीजों का देख के समझते रहिए। और ये पूरी सीरीज है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हम वीडियो डालते रहेंगे, पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर हम उसका पूरा डिटेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।